आज हम लोग पढ़ेंगे MPS 003 का चैप्टर 3। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। तो चैप्टर 3 है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। देखिए, इसमें मुख्यतः दो चीज़ों पर फोकस किया गया है, एक तो संविधान और दूसरा सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान देखिए क्या है कि किसी देश को चलाने के लिए कई सारे नियमों की आवश्यकता होती है। हाँ, और चूँकि एक नियम से तो संविधान नहीं चलता है, उसके लिए कई सारे नियम बनाने होते हैं। तो इन्हीं कई नियमों के समूह की जो किताब होती है उसी को क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हो गया हमारा संविधान। अब चूँकि संविधान आया, इससे हमें अधिकार मिले कई सारे, तो इससे किस तरीके का क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन हुआ। इसी चीज़ का अध्ययन हमको करना है। अब सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि समाज में किस तरीके का परिवर्तन आया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे किस तरीके से लोगों का क्या हुआ, विकास हुआ या ह्रास हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए सबसे पहले जो ज़्यादा ध्यान फोकस किया गया है, उसमें कहाँ ध्यान फोकस किया गया है? संविधान के महत्व पे। संविधान के महत्व पे ज़्यादा फोकस किया गया है, संविधान का महत्व। ठीक है, तो संविधान के महत्व पे हम देखेंगे कि कौन क्या क्या किया गया है संविधान के महत्व के बारे में, मतलब किस 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा, तो उसको देखते हैं। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से हैं। कौन कौन? एक तो कह रहा है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है। क्या है? सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ की बात कह रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि पहली बात क्या है कि सर्वोच्च विधि है, अर्थात इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होगा, इससे ऊपर कोई विधि नहीं होगी, इससे नियम ऊपर कोई नियम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कह रहा है कि यह प्रजा के क्या करता है? प्रजा को अधिकारों का क्या देता है? इसमें मतलब प्रजा के अधिकारों का क्या दिया गया है? विवरण। तो प्रजा के अधिकारों का क्या है? अधिकारों का विवरण। तो देखिए प्रजा के अधिकारों से विवरण से तात्पर्य है, देखिए हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो हमसे कहाँ मिलती है? संविधान से। और संविधान में क्या दिया है? मूल अधिकार, जिसमें हमारी स्वतंत्रता निहित है। कहने का मतलब कि हमें जो भी स्वतंत्रता मिली है वो मूल अधिकार से मिली है, और मूल अधिकार संविधान से मिला है। तो हम दूसरा अर्थ कह सकते हैं कि संविधान इसलिए महत्व है क्योंकि इसी से हमें हमारी क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है, इसी से हमें हमारा अधिकार मिला है। तीसरी चीज़ कह रहा है कि ये क्या है? पूरी तरीके से न्याय सम्मत है। क्या है? कि ये न्याय सम्मत है। ठीक है, तो जब ये न्याय सम्मत की बात कर रहा है तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों से जो ये हमें अधिकार मिले हैं या फिर सर्वोच्च विधि है, तो ये क्या है? ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों का कंक्लूजन देखें कि आखिर ये तीनों चीज़ें कुछ कहने क्या चाहती हैं, यानी संविधान का महत्व जो है वो किस लिए है, तो कुल मिलाकर एक वर्ड में अगर इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार को क्या करता है? सरकार को जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बाध्यकारी बनाता है। बाध्यकारी
बनाता है, ठीक है। यानी ये ऐसा प्रयास करता है जिससे क्या होती है, सरकार जन कल्याण करने हेतु विवश हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। आगे देखिए किताब में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट देखिए क्या करता है। ये कह रहा है कि संविधान क्या होता है, दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है भविष्योन्मुखी, ठीक है, यानी फ्यूचर पर आधारित, भविष्योन्मुखी। और दूसरा कौन है, अतीतोन्मुखी। क्या है, अतीतोन्मुखी। इसका मतलब हो जाता है जो पास्ट पे आधारित हो, ठीक है, यानी पास्ट से बना हो। देखिए तो जो अतीत अनुमुखी संविधान होता है, इसके साथ क्या है ना कि ये देखिए परंपरा का परिणाम होता है। किस चीज़ का परिणाम होता है, परंपरा का, ठीक है। तो परंपरा से तात्पर्य हो गया ये जो पहले से चली आ रही प्रक्रिया है उसका परिणाम है। तो पहले से चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में क्या नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान नहीं होने का कारण क्या है कि उन लोगों को कभी लिखित संविधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वहाँ पे क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही थी उसी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए अपना एक सामाजिक राजनीतिक ढांचा तैयार कर लिया। इसलिए उन्हें क्या नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे तैयार किया, देखिए 15वीं-16वीं शताब्दी में, ठीक है, वहाँ पे क्या था कि राजतंत्रात्मक शासन था। लेकिन समय के साथ आते आते हैं धीरे धीरे ये कहाँ, जो जैसे राजा होता था और प्रधानमंत्री का एक पद होता था, तो धीरे धीरे राजा शक्तियाँ किसको शिफ्ट होती गई, प्रधानमंत्री को। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये जो राजतंत्रात्मक सत्ता थी वो क्या हुई, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र के रूप में, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र के रूप में विकसित हुई, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन लोगों को इसकी आवश्यकता, मतलब संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वहीं यदि हम भविष्योन्मुखी सिद्धांत की संविधान की बात करें तो वहाँ ये क्रांति का परिणाम होता है, यानी कि ये अचानक नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए कोई क्रांति होती है। जैसे इसका उदाहरण आप भारत को भी ले सकते हैं और अमेरिका को भी ले सकते हैं। तो चूंकि किताब में अमेरिका लिखा हुआ है तो मैं अमेरिका का ही उदाहरण लेता हूँ, तो यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे 1789 ईस्वी में संविधान बना था। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था, ठीक है। तो फर्स्ट लिखित संविधान था दुनिया का। साथ ही देखिए एक चीज़ है, तो ये कैसे, यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्रिटेन का गुलाम था भारत की तरह, ये भी, अमेरिका भी, लेकिन इसे हमारे कंपेयर में स्वतंत्रता जल्दी मिल गई। तो 1789 ईस्वी में जब इसने ब्रिटेन को 1776 ईस्वी में शायद इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, हाँ। और 1789 ईस्वी में जब इसने अपना संविधान लागू किया तो अगले 2 वर्ष के भीतर ही, यानी 2 साल के अंदर अंदर इसे क्या करना पड़ा, अपने संविधान में 10 से भी ज़्यादा संशोधन, अमेंडमेंट करने पड़े, ठीक है। क्यों करने पड़े, क्योंकि जनता को और अधिक अधिकार सुनिश्चित करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया कि जनता को से ज़्यादा क्या दिए जाए, अधिकार दिए जाएं। तो ये जो 10 संशोधन करने पड़े, अमेंडमेंट जो 10 हुए अमेरिका के संविधान में, तो ये क्यों हुए, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। तो ये वहाँ के संविधानविदों ने इसे क्या कहा, उदार यथेच्छकारिता का सिद्धांत कहा गया, ठीक है।
उदार इच्छाकारिता का सिद्धांत, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, लिबरलाइज फेयर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इसके तहत जो वहाँ के लोगों को अधिकार दिए गए वो मुख्यतः कितने अधिकार थे, 3। कौन कौन, पहला था जीवन का अधिकार। देखिए जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन का अधिकार, इसके अंतर्गत हमें जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसका अधिकार प्राप्त होता है। इसको बहुत बड़े लेवल पर भारत के संविधान में भी परिभाषित किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप इतना समझ सकते हैं कि जीवन मतलब जीवन यापन हेतु जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी चीज़ें क्या है इसमें लिखी गई हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया, ठीक है, वो क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे भारत में देखिए आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20, 21 और 22, इन 4 के अंतर्गत जो है हमें स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसी चैप्टर में अधिकार के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, लेकिन इसको मैं साधारण तौर पे समझा दे रहा हूँ। स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या होता है ना कि मुख्यतः जो मेन आता है वो क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति, मतलब कोई भी बात जैसे हम रखते हैं, आज हम खुल के अपने सरकार की आलोचना कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें, यानी कहा जाता है कि लोकतंत्र की रीढ़ है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार को लोकतंत्र के रीढ़ के रूप में देखा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार मिला वो क्या था, निजी संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार। तो निजी संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत देखिए क्या है कि 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। वो क्या क्या है कि देखिए, पहले अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ये मूल अधिकार में शामिल था। कब तक, मूल संविधान में ये, उसके बाद क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। ठीक है, तो उसके द्वारा इसको हटा के कहाँ डाल दिया गया, कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। तो निजी संपत्ति का अधिकार मतलब प्राइवेट लोगों को अपनी संपत्ति का क्या होगा, अधिकार था, यानी सरकार भी उससे ये छीन नहीं सकती थी। तो यहाँ पे अमेरिका के लोगों को ये अधिकार मिला, और भारत में भी ये अधिकार मूल संविधान में था, लेकिन बाद में इसे क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। उसके बाद देखिए 20वीं सदी में अधिकार, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। देखिए 20वीं सदी में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 20वीं सदी में देखिए क्या हुआ कि देखते हैं कि ये 20वीं सदी में क्या हुआ, समाजवाद का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो समाजवाद के विकास के साथ अब आप एक चीज़ देखते हैं, समाजवाद किस चीज़ की बात करता है, समाजवाद गरीबों की, श्रमिकों की, मजदूरों की है, यानी सर्वहारा वर्ग की बात करता है। तो जब समाजवाद का विकास हुआ तो समाजवाद के विकास के साथ जो है विश्व के जितने संविधान थे उनमें क्या हुआ, और कई सारे अधिकार जुड़े। इसके 3 उदाहरण हमारे किताब में दिया हुआ है। इसमें जो पहला है वो क्या है, USSR, यानी आज का रूस और पहले का सोवियत यूनियन। तो इसने क्या किया, अपने मूल अधिकार में, यानी अपने संविधान में जो फंडामेंटल राइट वहाँ के लोगों को दिए गए थे उसमें क्या क्या शामिल कर लिया, उसमें एक चीज़ शामिल किया, उसको क्या बोलते हैं, लाभकारी रोजगार। यानी जनता यदि कोई भी रोजगार करती है तो लाभप्रद हो, ऐसे रोजगार की व्यवस्था की गई क्या के संविधान में, सोवियत यूनियन के संविधान में। साथ ही अब देखते हैं दूसरा, तो वो था USA, अमेरिका। इसने क्या किया, इन्होंने कमज़ोर वर्गों के, जो कमज़ोर वर्ग हैं इनके यहाँ, तो उसके विकास हेतु, उनके विकास के सुनिश्चित करने हेतु कई सारे प्रावधान
किए। आयरलैंड के संविधान में क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए। नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व क्या मतलब होता है, ये भारत ने भी आयरलैंड से ही इसको चुराया था, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है कि देखिए, जब कोई सरकार जो होती है वो इस चीज़ में सक्षम नहीं होती है कि ये सारी चीज़ें जनता को आज प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये सरकार के क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जो आने वाले समय में उसे क्या करने होता है, पूरा करना होता है। जैसे भारत में के भी मूल अधिकार भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी क्या था कि स्वतंत्रता के समय भारत के पास वो संसाधन नहीं थे जिससे ये चीज़ें हम जनता को प्रोवाइड कर पाते। तो इसीलिए संविधानविदों ने क्या किया, इसे सरकार को लक्ष्य के रूप में दे दिया कि भाई आने वाले समय में आप ये चीज़ें लागू करेंगे। तो इस तरीके से जो है लोगों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, लोक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो है विश्व के संविधान में विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए। तो इसी के साथ ही हमारा जो प्रस्तावना टॉपिक होता है वो समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का दृष्टिकोण। ठीक है, भारतीय संविधान का दृष्टिकोण अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो मैंने क्या सोचा है, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही टॉपिक आप पढ़ेंगे बुक में, जब आपको दिखेगा कि दोनों ही टॉपिक काफ़ी सिमिलर हैं। यानी संविधान का दृष्टिकोण हमको कैसे पता चल सकता है, प्रस्तावना के माध्यम से हम संविधान के दृष्टिकोण को भी जान सकते हैं। इसीलिए तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना, और हम इसमें क्या होगा, जो भारत संविधान का दृष्टिकोण वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं प्रस्तावना ही। हाँ, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। तो इससे पहले कि हम प्रस्तावना को पढ़ें तो ये जान लेना आवश्यक है कि प्रस्तावना होती क्या है। तो देखिए, कोई भी किताब आप उठा के देख लीजिए, हाँ वो कंपटीशन वाले जो इधर आती है ये सब नहीं, कोई भी ऑथराइज बुक जो होती है, आप चाहे एनसीईआरटी की कोई किताब ले लीजिए या कोई और भी रेफरेंस बुक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत हो या फिर कोई भी बुक, कोई अच्छी बुक, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होती है, प्रस्तावना होती है। यानी प्रस्तावना क्या होता है, किताब का परिचय, किसी भी किताब का परिचय। तो संविधान भी क्या है, एक प्रकार का पुस्तक है। तो जिस तरीके से अन्य किताबों का क्या होता है, अपना प्रस्तावना यानी उसका परिचय होता है, उसकी प्रस्तावना, उसी प्रकार से हमारे संविधान का भी परिचय क्या है, हमारी प्रस्तावना। इसको क्या कहा जाता है, कि हमारे संविधान की आइडेंटिटी कार्ड है। कोई कहता है कि संविधान की क्या है, जन्म पत्री है। तो इसे कई चीज़ों के नाम से जो है विद्वानों ने, राजनीतिक विद्वानों ने संबोधित किया है। ठीक है, उतना गहराई में जानने की आप लोगों की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल आप लोगों के साथ में केवल इसके परिभाषा ही दिया है, केवल थोड़ा सा परिभाषा के स्तर पे ही आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना को पढ़ने का जो सबसे सिंपल माध्यम होता है वो ये होता है कि हम इसको क्या करें, 4 पार्ट में बांट लें। वो 4 पार्ट क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका स्रोत, शक्ति का स्रोत, यानी शक्ति का स्रोत कौन होगा। दूसरा पार्ट आप इसको देख सकते हैं कि स्वरूप, यानी संविधान होगा कैसा। ठीक है, और तीसरा पार्ट आप बांट सकते हैं क्या, वो हो सकता है आपका, आप लोग इसको बनाते चले, अगर पॉसिबल हो, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो अगर आप लोग इसको बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्वरूप या प्रकृति भी बोल सकते हैं इसको, हाँ। और तीसरा हो जाएगा आपका उद्देश्य। ठीक है, कि ये जो हम संविधान बनाए हैं इसका उद्देश्य क्या है, अंततः हमको पाना क्या है। ठीक है, और जो चौथी जो चीज़ है वो है तिथि, यानी डेट। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों के द्वारा हम क्या है, अपनी पूरी प्रस्तावना को समझ सकते हैं। तो स्रोत में देखेंगे कि यानी शक्ति का स्रोत जो हमारे संविधान में दिया है वो क्या दिया है, तो वो है हम भारत के लोग। स्टार्ट कैसे होता है कि हम
भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग की बात हो रही है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो शक्ति का स्रोत कौन होगा, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से देखिए क्या 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो कि जो ये संविधान बना रहा है वो कौन बना रहा है, भारत के लोग, बल्कि ये उन पे थोपा नहीं जा रहा, बल्कि वे स्वयं ही इसको बना रहे हैं। अगर आप लोग एक चीज़ पे और गौर करें, जब हमारी प्रस्तावना खत्म होती है तो लास्ट में उसमें 3 वर्ड दिए गए हैं। कौन कौन? पहला है अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो अंगीकृत वर्ड है, इस अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अपनाना। यानी हम लोग जो है क्या हो जाता है, अपनाना। यानी ये भारत के लोगों पर क्या हो रहा है, थोपा नहीं जा रहा है, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इसे क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, अधिनियमित, ठीक है, अधिनियमित। अधिनियमित का क्या मतलब हो जाता है, अधिनियमित का मतलब हो जाता है नियमबद्ध करना, ठीक है। नियमबद्ध करना है, दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं, बनाना। अर्थात ये इसे क्या करते हैं, स्वयं अपनाते हैं और स्वयं ही इसका क्या करते हैं, निर्माण भी करते हैं। तो यानी हम बना खुद रहे हैं और अपना भी स्वयं रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो वर्ड है वो है क्या, आत्म अर्पित, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या है लास्ट में, कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब है स्वयं को अर्पित करना, स्वयं को अर्पित कर लेना, ठीक है। तो जब ये स्वयं को अर्पित करने की बात होगी ना, तो कहने का मतलब कि हम इसको स्वेच्छा से अपना रहे हैं, पहले तो बना रहे हैं, अपना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्वयं को ही बना के अर्पित कर दे रहे हैं कि भाई हम इसका पालन करेंगे, हम इसके प्रति क्या हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं और ये उन पे थोपा नहीं जा रहा, बल्कि क्या कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से इसे अपना रहे हैं। इसमें हालांकि देखिए कुछ लोगों को वो हो जाता है, कई लोग इसमें अतिशयोक्ति उत्पन्न करते हैं कि ये जो भारत कहता है कि हम भारत के लोग, ये भारत के लोग नहीं कहे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये संविधान सभा जो चुनी गई थी उसमें सारे भारतवंशी शामिल नहीं थे। कौन शामिल था, कौन शामिल था, भारत के केवल जो पढ़े लिखे लोग थे। उस समय विधानसभा होती थी, ठीक है, विधान सभा होती थी। और विधानसभा का ये अगला तो आगे टॉपिक है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाना है, अलग मैं फिर बता दे रहा हूँ। विधानसभा होती थी। तो विधानसभा में जो है ना क्या करते थे कि जो पढ़े लिखे लोग थे, इसको और आगे मैं इसी टॉपिक में बताऊंगा। तो जो पढ़े लिखे लोग थे और जो अमीर वर्ग था, तो वही केवल क्या करता था, वोट करता था इस विधानसभा को। और इन्हें विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों को चूज किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप लोग कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग आप लोग मत कहिए हम भारत के अमीर और शिक्षित लोग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारत पर आरोप लगता है कि ये भारत का संविधान ना होकर क्या है, ये उन लोगों द्वारा चुने गए लोगों को है जो उस समय पढ़े लिखे थे या फिर। हालांकि इसका जवाब भी भारत के लोगों द्वारा दिया गया कि जब 1952 में हमारे यहाँ प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें से मैक्सिमम सदस्य जो थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, वही क्या हुए, इलेक्ट होकर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है वही सदस्य चुनते थे, उसके बाद बनाते तो अलग थोड़े ना बना देते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन लोगों में जो है पूरे भारत के लोगों की आस्था थी, ठीक है। हालांकि हमको इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस टॉपिक में थोड़ा सा है, उसको जनता का उत्थान जो टॉपिक आएगा उसमें थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ना है। तो सीधे हम अब चलते हैं कहाँ, ये स्रोत खत्म हो जाता है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, स्वरूप की प्रकृति पे। स्वरूप एवं प्रकृति वाला जो टॉपिक है ये हमारा। तो देखते हैं सब स्वरूप और प्रकृति क्या है। देखिए पहला कहता है, इस 4-5 तरीके के हैं। पहला है कि संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, ठीक है। दूसरा कहता है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा कहता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या कहता है लोकतांत्रिक, ठीक है। और पांचवा क्या कहता है गणराज्य, ठीक है। हैंड राइटिंग का थोड़ा मसला है, जल्दी जल्दी लिखने में है, तो आप लोग समझ जा रहे होंगे, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो इतनी चीज़ों की बात की गई, ठीक है। तो अब हम इस सब को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। तो इसको एक वर्ड में यदि कहें तो हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का अगर जनरल मतलब समझना है तो कोई भी देश, यानी इंडिया को ले सकते हैं, एक ये रफ मैप है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी देश अपने आंतरिक हिस्से में या बाह्य हिस्से में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो तो वो क्या कहलाएगा, संप्रभु देश कहलाएगा, ठीक है। यानी भारत अगर उसे अपने सीमा क्षेत्र के अंदर कोई कानून बनाना हो, ठीक है, या सीमा क्षेत्र के बाहर किसी देश से संबंध रखना हो, व्यापार करना हो, हाँ, हथियार खरीदना हो, हथियार बेचना हो, या कोई भी चीज़, तो इसके लिए जब भारत स्वतंत्र होगा तो क्या कहलाएगा कि भारत क्या है, संप्रभु है। हालांकि देखिए इसमें भी अतिशयोक्ति आती हैं, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे भारत यूएनओ का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, हाँ, और भी अलग अलग संस्थान जैसे जलवायु समझौते होते हैं उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। तो लोगों का कहना है कि भाई क्या है, अब यूएनओ कोई चीज़ चार्टर है, हम उसको फॉलो करना पड़ता है, डब्ल्यूटीओ यदि हमसे कुछ कहता है तो हमको उसको फॉलो करना है, तो हम कहाँ से संप्रभु हैं, हम तो उनका बात मानने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे भारत क्या कहता है, देखिए जो यूएनओ है या डब्ल्यूटीओ है, इसकी सदस्यता हमने अपनी क्या ली है, स्वेच्छता से ली है, और स्वेच्छा से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं। यानी यूएनओ की बात हम मान रहे हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा से, अब जैसे हम चाहें तो उसकी बात को क्या कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो संप्रभुता की ये समझ में आ गई। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझे तो एक तरीका और भी हो सकता है संप्रभुता को समझाने का, यदि आप लोग राज्य की परिभाषा जानते हो, ठीक है, तो राज्य देश को नहीं, देश के स्थान पर राज्य को कहा जाता है, पॉलिटी में देश नहीं बल्कि राज्य को देश के रूप में समझा जाता है, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है कि जिसके पास क्या हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, ठीक है, निश्चित क्या हो, क्षेत्रफल हो, निश्चित जनसंख्या हो, ठीक है, और क्या हो, सरकार हो, पॉपुलेशन, एरिया, गवर्नमेंट, और संप्रभुता यानी सॉवरेन, संप्रभुता हो, ये चार चीजें हो, वो क्या है, स्वतंत्र है। अब जैसे इंडिया देख लीजिए, इंडिया एक स्टेट है, मतलब राज्य है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश इसका एक छोटा सा प्रांत है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि देखिए ये मान लीजिए इंडिया है और ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो इंडिया के पास क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, और आपकी क्या कहते हैं, संप्रभुता भी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के पास भी जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश के पास भी सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास क्या है, संप्रभुता नहीं है। अगर कोई देखिए कोई ऐसा विषय है जो संघ सूची का है, हाँ, अगर उत्तर प्रदेश चाहे कि हम इस पे कानून बना ले तो उत्तर प्रदेश बनाने के लिए बाध्य उत्तर प्रदेश बना नहीं सकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर उत्तर प्रदेश को किसी देश से संबंध बनाना हो या कुछ भी करना हो तो उसे क्या होगा, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार मना कर देगा तो आप नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हाल ही में एक मुद्दा आया दिल्ली का, तो सिंगापुर में एक मीटिंग होने वाली थी मेयरों की, केजरीवाल को शायद वहाँ से इनविटेशन मिला था, तो केजरीवाल वहाँ जाना चाहते थे। इन्होंने अनुमति मांगी केंद्र सरकार से,
कि भाई हम सिंगापुर जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने इसको, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर टीवी वगैरह पर देखा होगा, बहुत बवाल हो गया था। तो क्या हुआ, केंद्र सरकार ने केजरीवाल को जाने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मसला हुआ। तो आप इससे समझ सकते हैं ना कि भाई दिल्ली नहीं जा सकता, या फिर ऐसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि संप्रभुता की जो शक्ति है वो किसके पास है? केंद्र में बैठी सरकार के पास, ना कि राज्य सरकारों के पास। यानी राज्य सरकार, देखिए राज्य और केंद्र का क्या कहानी है पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। पॉलिटी में क्या है ना, देश को राज्य कहा जाता है, और जो जिसको हम लोग राज्य समझते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या कहे जाते हैं? प्रांत। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वर्ड को देखते हैं हम, क्या है दूसरा वर्ड? समाजवादी। देखिए समाजवादी को समझने के लिए देखिए, पहले क्या होता था, एक साम्यवाद होता था, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवादों में क्या होता था कि उत्पादन और वितरण का जितना स्रोत होता था, उत्पादन से लेकर वितरण तक के जितने स्रोत, उस पर किसका, देखिए दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, दो चीजें हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। तो अगर हम पूंजीवाद को देखें तो इसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के जितने साधन होंगे उस पर किसका अधिकार होगा? निजी। वहीं साम्यवादियों में किसका होगा? सरकार का। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो पूंजी संपत्ति है, पूंजीपतियों की संपत्ति है, उसको क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या किया जाएगा? उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा, प्राइवेट संपत्ति का। तो होगा क्या? अब देखिए, क्योंकि समाजवाद का क्या मतलब था? तो समाजवाद, जो भारतीय का समाजवाद था, इसको क्या कहा जाता है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद। तो ये लोकतंत्रात्मक समाजवाद क्या था? ये क्या करता था कि देखिए, अब जो थोड़ा सा साम्यवाद और इसको लेकर देखते हैं, साम्यवाद और समाजवाद, यानी जो भारत का समाजवाद है। तो साम्यवाद क्या करता था, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या कर देता? उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है उसे छीन लेना, यानी जितने लोगों के पास, जो भी अमीर लोग हैं, क्या करेंगे? गरीब लोग जाकर उससे पैसा छीन लेंगे, क्रांति करेंगे, और सारे जो है अमीरों पूंजीपतियों को पीट कर उनसे पैसा ले लेंगे। दूसरी चीज़ है कि जितना भी वो क्या कहते हैं, उत्पादन और वितरण का जितना साधन होगा, यानी जितनी फैक्ट्री होंगी जो जहाँ उत्पादन होता होगा और जिससे आज चीज़ें जाती आती होंगी, हैं, उस पर किसका अधिकार है? मतलब होगा सरकार का। यहाँ पे ये होता था। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में क्या किया गया भाई कि निजी और प्राइवेट दोनों को तरजीह दी गई। हालांकि इसके अपने कारण है, मैंने पहले के वीडियो में बताया था। आसान हल्का मतलब थोड़ा सा इसमें भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो समाजवाद का क्या मतलब हो गया कि भाई यहाँ निजी और प्राइवेट दोनों को ही उत्पादन और वितरण के एथी में भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि BSNL क्या है, एक सरकारी कंपनी है, और जियो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। इसी तरीके से रिलायंस क्या है, प्राइवेट कंपनी है। भेल क्या है, सरकारी कंपनी है। तो इस तरीके से कई सारी सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां। अभी हाल ही तक एयर इंडिया क्या थी, सरकारी कंपनी थी, अब उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो भारत में क्या किया गया, सरकारी और प्राइवेट दोनों को तरजीह गई। तो भारत का समाजवाद साम्यवाद से इस प्रकार अलग है। लेकिन देखिए भारत, अब आप सोचेंगे कि उस समय साम्यवाद और पूंजीवाद दो व्यवस्थाएं थी, भारत ने समाजवाद ही क्यों अपनाया? इसका देखिए दो कारण था। इसका कारण क्या था कि देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत के पास क्या नहीं था, संसाधन बहुत कम था। यानी सरकार सारे उत्पादन, मतलब जितने उत्पादन की आवश्यक वस्तुएं हैं उसका उत्पादन सरकार करने में सक्षम नहीं थी। तो क्या नहीं हो सकते थे हम, साम्यवादी नहीं हो सकते थे, क्योंकि सरकार के पास उतने पैसे ही नहीं थे। दूसरी चीज़ पूंजीवाद, तो पूंजीवादी क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि भारत में लोग भी गरीब ही थे। तो भाई लोगों के पास भी पूंजी नहीं थी, और पहला कारण तो ये हो गया कि लोगों के पास भी पूंजी नहीं थी। दूसरा कारण, अगर लोगों के पास पूंजी भी होगी तो जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं ना, वो अपेक्षाकृत सरकारी के थोड़ी महंगी होती है, तो उसको क्या पड़ेगा, एफोर्ड नहीं कर पाते हमारे यहाँ की जो गरीब जनता थी। तो ये भी कारण था। तो हमने क्या किया, बीच का मार्ग चुना कि हम सरकारी भी जितना पॉसिबल होगा उतना सरकारी भी करेंगे, बाकी प्राइवेट जिसके पास होगा वो प्राइवेट भी अपना करेगा। तो इस सिंपल में मैंने साधारण वे में बता दिया, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में शायद डिस्कस करा है, अगर नहीं किया है तो आगे ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट पे पहुंच गए अपने
पंथ निरपेक्ष पे। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष जो है ना प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसे मैंने पहले भी बताया है कि ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया हमारी प्रस्तावना में। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले ये हमारे संविधान में था नहीं। भले ही इसे प्रस्तावना में जगह नहीं दी गई थी या प्रस्तावना में इसका यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे मूल अधिकार जो कि हमको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, वो क्या है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें क्या की गई हैं, प्रदान की गई थी। हालांकि इसको प्रस्तावना में कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, तो अब ये 25, 26, 27, 28 में क्या है, चूँकि इसी चैप्टर में पढ़ना है तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, आगे जाकर इसको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं बस इतना बता दूंगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य द्वारा क्या किया जाता है, जो है राज्य क्या करेगा, किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कोई हिंदू है तो हम उसको कुछ विशेष प्रिविलेज दे रहे हैं और कोई मुस्लिम है तो उसको हम प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। तो धर्म के आधार पर भेदभाव को क्या कर देता है, प्रतिबंधित करता है, यानी पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के क्या होता है कि जिसमें जनता क्या करती है, अपने शासक को चुनती हो, चुनने का अधिकार हो कि भाई हम जो हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, उसको हम चुनेंगे। तो यही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। और गणराज्य का तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लोकतंत्र में समझाने वाला है नहीं, लेकिन गणराज्य में थोड़ा सा समझने कई लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, गणराज्य यानी रिपब्लिक, हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कों को अभी भी जो है गणतंत्र का वास्तविक मतलब नहीं पता है। देखिए, गणतंत्र का क्या मतलब होता है, भारत एक गणतंत्र है ना। तो ये जो गणतंत्र है इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि जो हमारा सर्वोच्च शासक होता है, तो भारत का सर्वोच्च शासक कौन है, राष्ट्रपति। तो जो हमारा सर्वोच्च शासक होता है उसका क्या हो, चुनाव हो, इलेक्टेड हो, क्या हो, चुनाव हो, वंशानुगत न हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, तो इसके लिए क्या किया गया है, व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अब एक एक चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ब्रिटेन क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन गणराज्य नहीं है। ठीक है, गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का शासक कौन होता है, सर्वोच्च शासक, राजा। और राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता। इसीलिए जहाँ चुनाव नहीं होता है वहाँ के सर्वोच्च शासक का वो क्या कहा जाएगा, गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होता है। वो पद वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत का मतलब हो जाता है कि हम हैं तो फिर मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, तो जैसे पहले राजा का सिस्टम होता था, तो ऐसी व्यवस्था होती है, तो वो गणतंत्र नहीं कहलाएगा। तो नेक्स्ट अब हम सीधे पहुंचेंगे, चूँकि इसी के साथ जो है हमारा स्वरूप और प्रकृति का टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम आ जाएंगे कहाँ, उद्देश्य पे। ठीक है, उद्देश्य और डेट रह गया इसमें। तो सबसे पहले उद्देश्य को देख लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, जो हम ये बनाए थे स्वरूप, ये स्वरूप बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में देखिए मुख्यतः 3-4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या आएगी, न्याय। दूसरी चीज़ क्या आएगी, स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरी क्या आएगी, क्षमता। और चौथी क्या आएगी, बंधुत्व। ठीक है, चौथा क्या आएगा, बंधुत्व। अब एक एक को समझते हैं। देखिए, न्याय कैसा, तो कहता है सामाजिक,
आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरीके की न्याय की बात करता है। एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया, अनुच्छेद 14 से 18। इसका मतलब हो जाता है कि सामाजिक का मतलब हो जाता है कि धर्म, जाति, लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है वो सरकार भी नहीं करेगी और लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है। छुआछूत आदि का क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। अब इसमें देखिए, जैसे देखिए इसको लिए क्या किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, इन सब चीज़ों के आधार पर, जन्म स्थान वगैरह के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, नियोजन का अधिकार है, उसके अंतर्गत क्या है कि नियोजन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधि होगा। देखिए बहुत डीपली पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इन अनुच्छेदों को डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैंने बता दिया। तो इसके माध्यम से क्या किया गया है, सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया। अगर आर्थिक भेदभाव की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि ये चूँकि संविधान वगैरह में नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, सरकार द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जो आय की असमानता है, यानी जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग जो हैं और गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो कि आय में जो ये गैप है वो गैप खत्म हो और धीरे धीरे सारे लोगों के पास बराबर पैसा हो। तो इस तरीके के प्रयास को जो है आर्थिक न्याय के रूप में देखा जाता है। सबको रोजगार सरकार प्रदान करे हैं। ये चूँकि नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, अभी इसको क्या किया गया है, मूल अधिकार हमारा नहीं बन पाया है, जो है आर्थिक न्याय से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और बात करें राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये चीज़ें आ सकती हैं कि सबको क्या हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो और सबको क्या हो, वोट देने का समान अधिकार हो, किसी सबको। तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्थापना करना। तो ये जो हमने स्वरूप बनाया था उसके माध्यम से हम इन तीनों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। यदि स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें क्या आता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। विचार, धर्म, हाँ, विचार, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। अभिव्यक्ति छूट गया। तो विचार, अभिव्यक्ति की चीज़ है कि हम सोच रहे हैं और उसको अभिव्यक्त करने की हमारा क्या हो, स्वतंत्रता हो। धर्म का वही बात जो मैंने अभी पहले बता दिया था पंथ निरपेक्ष में, हाँ। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की हम कैसे उपासना करना है, ये सारी चीज़ें ना अभी अधिकार वाले चैप्टर में आएगी। यानी हमको किस चीज़ की उपासना करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब क्षमता, तीसरा है आपका क्या, क्षमता। क्षमता में क्या करना है, कैसी क्षमता की बात करता है, तो कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। 2 प्रकार की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रतिष्ठा, यानी सबकी प्रतिष्ठा भाई क्या है, समान है, उसकी गरिमा पूर्ण वो हो, क्या कहते हैं, मतलब किसी के साथ जो है पब्लिकली क्या ना किया जाए, कोई भेदभाव वाला व्यवहार या गाली गलौज जैसी कुछ चीज़। यानी प्रतिष्ठा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, प्रतिष्ठा क्या। और अवसर मतलब कि सबको रोजगार या किसी भी चीज़ के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, ठीक है। और बंधुत्व, चौथा क्या है, बंधुत्व। तो बंधुत्व कैसा, बंधुत्व 2 प्रकार का। एक तो जो राष्ट्र में क्या करे, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, हाँ, और भाईचारा को क्या करे, बढ़ाओ। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो देखिए, एक है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। तो व्यक्ति की गरिमा, यही बात है, प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, यानी राष्ट्र जो है मतलब पूरा राष्ट्र जो है, कोई भी जैसे इसका कोई भी पार्ट है वो इससे क्या हो, अलग ना हो, ठीक है। इसके लिए जो ये अलगाववादी नेता हैं या फिर अलगाववादी सोच के लोग हैं, उनको क्या कहता है, एक राष्ट्र में पिरोने की कोशिश कर। इसका देखिए कारण है, ये भी देखिए जो एक राष्ट्र की एकता और अखंडता था, ये भी संविधान में शामिल नहीं था, प्रस्तावना में शामिल नहीं था। ये सारी चीज़ें शामिल करने के पीछे 1-2 कारण थे। अगर आप देखेंगे तो देखिए 2-3 चीज़ें हुई इस बीच। धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, अलगाववाद बढ़ता गया स्वतंत्रता के पश्चात, हाँ।
पहले से ही चीज़ें थी कि जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिलना चाहता था, हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था। कुछ चीज़ों को हमने बहुत सरदार पटेल ने क्या किया, बेहतर ढंग से टेकल करके कैसे भी जो है एक भारत का निर्माण किया, जो है जो कई टुकड़ों में बंट सकता था। ठीक है, तो उसको बस संजो के रखना है हमको। इसी चीज़ के लिए राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का बंधुत्व की बात की गई। ठीक है, देखिए बंधुत्व भाईचारा ही क्या है, राष्ट्र को एक रख सकता है। अगर हमारे में भाईचारा समाप्त हो गया तो राष्ट्र एक नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है, और एक तिथि है, तो तिथि का क्या कहानी है, देखिए ये उद्देश्य हो गया। थोड़ा सा उद्देश्य मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझाया है इस बार। तो यदि किसी को किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत आई हो तो वो कमेंट ज़रूर करेगा, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो चौथा पार्ट है वो है क्या, तिथि। और देखिए मात्रा वगैरह थोड़ा सा हिंदी के गलत हो तो उसको आप लोग माइंड में नहीं करिएंगे। ठीक है, वो आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे इस पर प्रयास कर रहा हूँ, सुधार लूँगा मैं भी। तो तिथि की बात करते हैं, तो तिथि क्या है कि 26 नवंबर 1949। क्या है, क्या लिखा है प्रस्तावना में कि हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो प्रस्तावना वाला टॉपिक था वो भी ख़त्म हो गया। मैंने शॉर्ट में ही इसको पढ़ाया है क्योंकि प्रस्तावना का टॉपिक कम से कम 3-4 घंटे का टॉपिक था, समझ रहे हैं। लेकिन चूँकि किताब में काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें दी हुई हैं तो मैंने जितना डिस्क्राइब किया वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अन्य एग्ज़ाम में भी आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए अगला टॉपिक है जनता का उत्थान। ठीक है, तो देखिए अभी इस टॉपिक में मैं यही चीज़ बता रहा था अभी पहले थोड़ी देर कि क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व क्या होता था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो अंग्रेज़ों द्वारा विधानसभा का चुनाव भारत में कराया जाता था। इन्हीं के सदस्यों ने किसको चुनाव दिया था, संविधान सभा के सदस्यों ने। ठीक है, विधानसभा का चुनाव करा था। अब इसमें क्या था कि देखिए 2 ही प्रकार के लोग इसमें भाग लेते थे। कौन कौन, एक तो जिनके पास क्या थी, संपत्ति थी, और दूसरा यानी धनी वर्ग के लोग थे, और दूसरा क्या था, जो शिक्षित थे। हाँ, इसीलिए तो ये दोनों लोग थे, इनकी आबादी भारत की पॉपुलेशन में कितनी थी, मात्र 15%। तो अंग्रेजों द्वारा जब विधानसभा का चुनाव किया जाता था और इसमें चुनाव में कौन कौन भाग लेते थे, जिनके पास संपत्ति यानी धनी वर्ग और शिक्षित वर्ग। ठीक है, इसको आप लोग समझ पा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आधार जो था संपत्ति और शिक्षित का, इसका मतलब हो सकता है जैसे कि हम कह दें कि भाई जिसकी आय 10 लाख सालाना हो वही वोट दे पाएगा। दूसरी तरफ हम ये कह दें कि भाई जो ग्रेजुएट होगा या 12 पढ़ा होगा या 10th होगा वही क्या कर पाएगा, वोट दे पाएगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होगी तो ये कही जाएगी, ये संपत्ति या शिक्षा के आधार पे वोटिंग व्यवस्था, यानी आधार क्या है, संपत्ति और शिक्षा है, न कि सार्वभौमिक है। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ठीक है, विधानसभा में। तो अब क्या हुआ, जब जब भारत क्या बता रहे थे, हाँ, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो भारत में क्या हुआ कि लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान यानी सभी को
मताधिकार प्रदान किया गया। हालांकि देखिए भारत ने बहुत स्वतंत्रता के साथ ही भारत ने क्या कर दिया, सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ने स्वतंत्रता के अपने 100, 150 साल, 200 साल बाद इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं को स्वतंत्रता का वो क्या किया, मताधिकार प्रदान किया। लेकिन भारत ने क्या किया, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ वैसे ही सबको 18, उस समय 21 साल था, बाद में से 18 साल कर दिया गया मताधिकार का, लेकिन सबको क्या कर दिया, मत देने का अधिकार प्रदान किया। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद हमें एक ये अधिकार मिला। अब देखिए, अब जब हम स्वतंत्र हो गए ना, तो मूल अधिकार के माध्यम से, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो हमारे विकास के लिए सहायक है। तो देखिए, मूल अधिकार के माध्यम से हमें कुछ अधिकार प्रदान किए जो हमारे उत्थान के लिए क्या है, उत्थान में क्या हुए, सहायक सिद्ध हुए। तो उसमें से एक पहली चीज़ तो असमानता की खाई को क्या किया गया, पाटने का प्रयास किया गया। असमानता की खाई को पाटने का प्रयास किया गया। दूसरा क्या किया गया, कई सारे हमको क्या मिले, शासकीय और आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए, ठीक है। और तीसरा क्या महत्वपूर्ण हुआ कि हमें जो अल्पसंख्यक वर्ग था, ठीक है, वर्ग था, उसको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिला, ठीक है। ये जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से कहाँ तक, 18 तक। और ये चूंकि जो आर्थिक अधिकार हैं वो क्या है, हमारे DPSP में है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी नीति निर्देशक तत्व में। अब देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार ये आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत हमें मिले हैं। किस चीज़ में, कि क्या कहते हैं, आर्टिकल 29 और 30 में जो है, देखिए इसमें क्या है, जो शिक्षा की बात कर रहा है वो सभी अल्पसंख्यकों को अपने मनोअनुकूल, सभी अल्पसंख्यकों से मेरा तात्पर्य है कि चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या धर्म के आधार पे, तो सभी अल्पसंख्यकों को क्या, अपने मनोअनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का स्वतंत्रता देता है। यानी वो अपने भाषा को समृद्ध करने के लिए अगर शिक्षा देना चाहें, या फिर अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का मतलब धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का कुछ चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं। साथ ही वो अपने कल्चर के अनुसार अपने नित्य चीज़ें भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत इन्हें यह अधिकार दिया जाता है। देखिए, असमानता वगैरह ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, और नॉर्मल है, ये आपको बता ही चुका, और ये सारी चीज़ें। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म, और ये वीडियो भी यहीं तक। बाकी का इस चैप्टर का मैं अगले वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। देखिए, क्योंकि देखेंगे आगे, मैंने देखा है बुक वो इग्नू वाली भी, तो इस किताब में क्या है कि नॉर्मली क्या दिया गया है कि अनुच्छेद की हेडिंग दे दी गई है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं हेडिंग को ही समझा दूं कि थोड़ा सा डीपली भी अनुच्छेद को समझाऊं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों का कमेंट रहेगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं rohit.raj.misra पे, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग कहेंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार का, मैं डीपली डिस्कस करूं, या बुक में जिस प्रकार से दिया है हेडिंग उसी को आसान भाषा में समझा दूं, ठीक है। तो जैसे आप लोग बताएंगे वैसे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।